Good morning, students. I am Ashutosh, and you are welcome to my online science classes. Students, हमने सीखा लाइट चैप्टर में 2 दिन क्लास 4 क्लास हमने कर लिए। उसमें कई तरह की चीज़ें थी और लास्ट में हम लोग यह जान रहे थे कि हम लोग इस चैप्टर में 3 तरह प्रकाश की किरणें जो हैं सरल रेखा में चलती हैं, लेकिन वे विशेष परिस्थिति में 3 स्थिति होती है जहाँ पे वो मुड़ती हैं। एक स्थिति का हमने जिक्र कर लिया है, वो है आपका परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, और उसकी शर्तें वगैरह हमने सब जान ली। कंडीशन क्या स्थिति होती है तो कब परावर्तन की घटना हो सकती है। अब आज जानेंगे दूसरी घटना जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो होता क्या है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बोले तो एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है। ये यहाँ पे क्या है, एकदम काफी नुकीला है। ओके, एक प्रकाश की किरण या कई प्रकाश की किरण जो भी है, ठीक है, वो आती है एकदम, वो सीधे आएगी, है ना, सीधे आएगी। इस नुकीले पॉइंट से टकराने के बाद वो थोड़ी सी मुड़ती है और फिर वो अपना सीधा एकदम चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रकाश की किरणें बिल्कुल एकदम स्ट्रेट सरल रेखा में आ रही हैं, लेकिन यह एक अपारदर्शी वस्तु है और एक जगह यहाँ पे जहाँ पे नुकीला है उस जगह पे प्रकाश की किरणें थोड़ी सी मुड़ जाती हैं और फिर अपना सरल रेखा सीधी रेखा में चली जाती हैं। तो प्रकाश की किरणों का इस जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा जो मुड़ी, इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। हिंदी में बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका विवर्तन। विशेष वी मतलब विशेष हो गया, वर्तन में मुड़ना, विशेष परिस्थिति में मुड़ने की घटना। ओके, तो वो होती है डिफ्रैक्शन। यदि इसको हम लोग एक वाक्य में समझना चाहें या लिखना चाहें तो कैसे होगा, तो लिखेंगे कि सरल रेखा में आने वाली प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु मतलब जिसके आर पर नहीं जा सके, सॉरी सरल रेखा में आने वाली प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु के नुकीले बिंदु, ठीक है, नुकीले बिंदु पर थोड़ी सी मुड़ती है और फिर सरल रेखा में गमन करती है, चलती है। तो इस घटना को लिख सकते हैं कि इस तरह प्रकाश की किरण का इस तरह मुड़ना विवर्तन या डिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि कोई प्रकाश किरणें आती हैं, एक अपारदर्शी कोई वस्तु है, उसके नुकीले पॉइंट से यदि टकराती है तो नुकीले पॉइंट के पास इधर उधर नहीं, इधर तो यहाँ क्रॉस करेगा ही नहीं, यहाँ टकराएगा तो ये फिर वापस आ जाएगा यदि ये चमकीला सतह होगा तो। ओके, लेकिन यदि प्रकाश किरणें जब किसी अपारदर्शी वस्तु के नुकीले पॉइंट के पास टकराती हैं, आपतित होती हैं, तो उस जगह पे थोड़ा सा वो मुड़ जाती हैं, है ना, तो और फिर अपना सरल रेखा में चलने लगते हैं। तो अपारदर्शी वस्तु के नुकीले पॉइंट के पास इस तरह प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है या डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो यह आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है, मुझे लगता है कि डिफ्रैक्शन क्या है
ये इसकी परिभाषा लिखें, ये नहीं आएगा। डिफ्रैक्शन क्या है ये आ सकता है, आपको समझ होनी चाहिए कि विवर्तन, विशेष वर्तन, विशेष रूप से मुड़ना, तो कहाँ पे, जहाँ कोई अपारदर्शी वस्तु नुकीला पॉइंट कहीं पे है और उधर से यदि प्रकाश की किरणें गुजर रही हैं तो उस हिस्से के पास थोड़ा सा आंशिक रूप से मुड़ती हैं, यह घटना कहलाती है डिफ्रैक्शन या फिर विवर्तन। ठीक है, तो चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है प्लेन मिरर, मतलब समतल दर्पण। हमने दर्पण के बारे में तो सीख लिया कि दर्पण किसको कहते हैं, दर्पण क्या होता है। तो वो दर्पण के हम दो प्रकार जानने वाले हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण जानेंगे। लेकिन पहले समतल दर्पण को समझेंगे और इसके क्या अभिलक्षण होते हैं। मतलब अभिलक्षण बोलने का मतलब इस पर जो प्रतिबिंब बनता है, मतलब प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। ओके, कोई भी वस्तु है उसका जो इमेज बनता है, आप शीशा के सामने जब चले जाते हैं तो आपका इमेज दिखता है ना प्लेन मिरर में। वो प्लेन मिरर, सबसे पहले तो हम जान लें कि प्लेन मिरर होता क्या है। ठीक है, इसके बाद सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि ऐसा दर्पण, ठीक है, जब ये दर्पण है तो एक सतह इसका चमकीला तो होगा ही और दूसरी सतह पर उधर कलर किया हुआ रहेगा, पेंट किया हुआ रहेगा, है ना, कलर किया हुआ रहेगा, तो ये अपारदर्शी बन जाएगा। तो लिख सकते हैं वैसा दर्पण। अब लाइट इसमें इधर से नहीं गिरेगा, इधर से गिरेगा तो फिर परावर्तन की घटना नहीं होगी। ओके, तो लाइट इसको देख करके यदि कोई पूछे कि इसमें प्रकाश जो है किधर गिरने पर परावर्तन की घटना हो सकती है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, इधर प्रकाश की किरणें गिरेंगी तो घटना होगी परावर्तन की। ओके, तो इसको देखने के बाद समतल दर्पण की परिभाषा हम लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं और वो हो सकता है कि ऐसा दर्पण, इस पर लाइट गिरेगा, जिस पर गिरेगा, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या चमकीली हो? नहीं, चमकीला तो होना ही चाहिए तभी तो वो दर्पण होगा, चमकीला नहीं होगा तो वो दर्पण कहाँ से होगा। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह सपाट हो, सपाट बोले तो प्लेन बोले तो समतल। ओके, मतलब कहीं भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, पूरा यहाँ से वहाँ बराबर। जैसे ये मेरा बिल्कुल सपाट है, मतलब प्लेन है, कहीं ऐसे ऊबड़ खाबड़ नहीं है, इस तरह ऐसे नहीं कि यहाँ पे ऐसे इस तरह नहीं। ये दर्पण जो है प्लेन मिरर नहीं है, ये प्लेन मिरर नहीं है। ओके, ये है एकदम प्लेन, मतलब जहाँ पर प्रकाश की किरणें जिस पर गिरेंगी और जहाँ से टकरा करके फिर वापस आ जाएगी इसी मीडियम में, इसी माध्यम में, तो जहाँ पे टकराती है वो तो आपतन बिंदु होता है, लेकिन ये सतह को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह, जहाँ से परावर्तन की घटना होती है। ओके, जिस सतह पर होती है तो उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी हो, बिल्कुल सपाट हो, प्लेन हो, उसको बोलेंगे समतल दर्पण। ओके, तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ फिर बढ़ते हैं। ये अब स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एक नया पॉइंट आया, गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को हमने सीख लिया, समझ लिया। अब आते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए एक फर्ज कीजिए, आप मन में समझिए, सोचिए कि एक गोला है। ओके, एक गोला है और ये है कांच का गोला, ऐसा वैसा गोला नहीं, लेकिन खोखला गोला। ओके, लेकिन ये खोखला गोला है। चलिए इसको यहाँ से हम क्या करें, काट दें। काट सकते हैं कांच को, स्पेशल कटर आता है काटने के लिए। तो यहाँ से हमने काट दिया। अब देखें बच्चों, आपके पास दो तरह के हिस्से हैं। ये मैंने कहा ये खोखला हो। खोखला हो मतलब क्या? मतलब ये मोटा तो होगा लेकिन पूरा भरा हुआ नहीं होगा। जिस तरह फुटबॉल होता है ना, उसी तरह अंदर क्या होता है, उसमें खाली होता है। तो उसी तरह का ये है, इसको हमने बीच से काट दिया तो एक हिस्सा आपका निकला ये इस तरह का। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और दूसरा हिस्सा ये इधर वाला, ये हो गया ये दूसरा हिस्सा। ठीक है, अब चलिए आपको आपकी जिधर मर्जी
आप यदि इसको बाहर पेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको देख करके बताइए, अब यदि इस पर प्रकाश की किरण हम गिराएं, टॉर्च यहाँ से टॉर्च जलाएं या इधर से टॉर्च जलाएंगे तो क्या परावर्तन की घटना होगी? सॉरी, इसको मिटा दे रहा हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है। इसको देखें, इधर से यदि हम लाइट गिराएंगे तो यहाँ से परावर्तन की घटना नहीं होगी क्योंकि इधर पेंट कर दिया है हमने, तब लाइट आपका इधर से गिरेगा। अब बताएं, इधर से लाइट गिरेगा तो परावर्तन की घटना इस पर ही होगी। ओके, तो आप देखें जिस पर लाइट गिर रहा है वो प्लेन है या फिर गोल है? गोल है। चलिए, यही चीज़, ठीक है, यही चीज़ इसी को हम लोग यदि ऐसे रख दें, देखिए ये भी ऐसे मुड़ा हुआ है ना। चलिए इस कागज से समझते हैं। ये कागज है ऐसे मुड़ा हुआ, देखिए ठीक इसी तरह इधर हमने कर दिया पेंट। ओके, तो लाइट इधर से गिरेंगे। अब इसको देखिए, चलिए यहाँ पे दूसरा कागज ऐसे है, ये दूसरा कागज इधर से है, इसी के जैसा है। इसी को उठा करके हम ऐसे भी रख सकते हैं। ये जो ऐसे है ना, इसको उठा करके हम फिर ऐसे रख सकते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी रख सकते हैं, इसको जो है ना ऐसे भी रख सकते हैं। और इसमें जो बाहर हमने किया, इस बार इसमें अंदर पेंट कर सकते हैं। अब आप इसको देख करके बताएं कि इसमें लाइट इधर से गिर सकेगा या इधर से गिर सकेगा? इधर से गिर सकेगा, क्योंकि इधर तो हमने पेंट कर दिया। इधर से लाइट गिरेगा तो परावर्तन की घटना नहीं होगी, क्योंकि इधर चमकीला नहीं है, इधर हो गया काला, है ना। तो अब लाइट इधर से गिराएंगे। यही चीज़ यहाँ भी वही चीज़ है कि हमने अंदर पेंट कर दिया, मतलब अब बाहर से लाइट गिराना पड़ेगा। इसमें इधर से लाइट गिर रहा था, इसमें इधर से, ठीक है। तो जिस पर लाइट गिर रहा है वो क्या एकदम प्लेन है, इस तरह प्लेन है? नहीं है। यहाँ भी जो लाइट गिर रहा था वो क्या एकदम प्लेन है? नहीं है, गोल है। यहाँ भी जो लाइट गिर रहा है, इस पर आपतित होने जा रहा है और परावर्तन होगा, वो सतह कैसा है? प्लेन है क्या? नहीं है। कैसा है? ये तो गोला का हिस्सा था, मतलब ये गोली है, राउंड है, स्फेयर जैसा है। स्फेयर मीन्स गोला होता है, तो इसलिए बोलते हैं इसको ऐसे। इस तरह के जो दर्पण हैं इसको बोलते हैं हम लोग गोलीय दर्पण, ठीक है। तो इसकी यदि परिभाषा लिखना चाहें तो एक लाइन में बड़े ही आसान शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको एक वर्ड यूज़ करना है, एक या दो वर्ड बस हो जाएगा। देखिए लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, देखिए ये वर्ड जो है ना, परावर्तक सतह, सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जिस पर लाइट गिर करके फिर वापस लौटेगा, वो सतह की बात कर रहा है। वो सतह का जिक्र आपको इस परिभाषा के में आपको करना है, ये परावर्तक सतह, ठीक है। तो ऐसा मिरर, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी हो? गोलीय हो। गोलीय का मतलब या तो देखिए ये उठा हुआ है, या तो ये धंसा हुआ है ना, या तो यहाँ उभरा हुआ है, देखिए ये उभरा हुआ है, या तो फिर ये अंदर घुसा हुआ है ना। तो गोली का मतलब यही होता है, या तो ऐसे ये बाहर निकला हुआ, ठीक है, या तो फिर अंदर की तरफ धंसा हुआ, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं गोलीय। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय हो उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। बहुत ही आसान था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पर अगला पॉइंट है गोलीय दर्पण के प्रकार, मतलब स्फेरिकल मिरर जो है वो कितने तरह के होते हैं। अभी हमने कांच का एक खोखला गोला उसको काटा और आपको दिखाया कि एक में जो परावर्तक सतह है वो कैसा था, उठा हुआ, उभरा हुआ, है ना, उभरा हुआ, उठा हुआ, ठीक है, और उसमें बाहर से लाइट गिराना पड़ रहा था। ओके, और दूसरा जो था वो था धंसा हुआ, मतलब अंदर की ओर गिरा हुआ। ओके, इसमें लाइट ये अंदर की तरफ जाता, तब वहाँ पे परावर्तन होता। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक हो गए
अवतल मिरर, ये सॉरी कनकेव मिरर, एंड दूसरा हो गया कन्वेक्स मिरर। तो कंकेव को बोलते हैं अवतल दर्पण और कन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल दर्पण। इंग्लिश भी हमें जानना जरूरी है ताकि आपको आने वाले दिनों में 10th में, आपका 11th 12th में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण कैसे समझेंगे और उत्तल दर्पण कैसे समझेंगे। देखिए कंकेव का मतलब क्या होता है और अवतल उसकी हिंदी होती है अवतल। तो ये जो दर्पण है, देखिए ये जो दर्पण है, ये बाहर हमने कर दिया इसकी पेंटिंग, ओके, डेंटिंग पेंटिंग हो गई। अब इसमें लाइट आपका गिरेगा इधर से, ओके, और फिर परावर्तन हो करके इधर आए, उधर आए, या फिर इधर जा कर के वापस यहीं पे आ जाए। ये सब घटनाएं होंगी, है ना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि लाइट जिस पर गिर रहा है परावर्तक सतह, वो कैसी है, वो धंसी हुई है ना। और इस तरह का यदि हम लोग ले लें परावर्तक सतह, अंदर पेंट कर दें, अंदर कर देंगे तो अब लाइट इस पर गिरेगा। ये देखिए अब लाइट इस पर जाएगा और ऐसे होगा, या तो ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है, यहाँ लाइट यदि ऐसे आएगा तो फिर टकरा करके इस तरह आएगा, ओके। चलिए इस तरह, इस दोनों में क्या अंतर देखते हैं। एक में प्रकाश की किरणें अंदर की तरफ जाती हैं और एक में प्रकाश की किरणें बाहर से आए, है ना। मतलब परावर्तक सतह का ही इसमें फर्क है। क्या होता है कि अवतल दर्पण किसको बोलेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण। अब इसमें वर्ड देखिए, इसमें क्या वर्ड यूज हो रहा है, ऐसा गोलीय दर्पण। कैसा गोलीय दर्पण, जिसकी परावर्तक सतह, मतलब जहां पर परावर्तन होगा वो सतह कैसा है, जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो, वो कहलाएगी अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पे धंसा हुआ, आओ से अवकलन बना है, मालूम है, माने घटा हुआ, मतलब ये घट गया है, अंदर की तरफ चला गया, धंस गया है, बैठ गया है, ओके। और दूसरा जो है, दूसरा में क्या है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी या उठी हुई हो। इसमें क्या लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे, सिर्फ परावर्तक सतह, ये जो धंसी हुई इसमें है, इसमें लिखेंगे उभरी, ठीक है, उभरी हुई हो। कौन सी चीज उभरी हुई हो, परावर्तक सतह। ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो। तो ये कैसा दर्पण है और ये कैसा दर्पण है, ये आपका हो गया अवतल, ओके, और ये हो गया आपका उत्तल। याद रहेगा, उत्तल से उठा हुआ, उभरा हुआ, और अवतल से घटा हुआ, धंसा हुआ, ठीक है। इसके बाद आगे का पॉइंट देखते हैं कि कैसे प्रतिबिंब बनेंगे या फिर क्या नेचर है इसका। अब थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से देखें बच्चों कि अभी जो हमने दो गोलीय दर्पण सीखा, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब देखिए वो कांच के गोला से हमने काटा था उसको, देखिए यहाँ पे काट दिया है, यहाँ पे काट दिया है, अलग कर दिया है ना। कांच के गोले को काट करके हमने बनाया था, है ना। एक में बाहर से पेंट कर दिया और एक में अंदर से पेंट कर दिया। तो ये जो है ये आपका हो गया अवतल दर्पण, क्योंकि इसके परावर्तक पृष्ठ जो है, परावर्तक सतह धंसी हुई है। और ये जो है ये आपका है उत्तल दर्पण, क्योंकि इसमें बाहर से लाइट गिरेगा, वो परावर्तक सतह इसकी उभरी हुई है, ओके। अब देखें कि ये गोला का कोई तो एक केंद्र बिंदु था और ये क्या है, ये टेढ़ा है, गोली है, जिसको हम लोग बोलते हैं वक्र, ठीक है। तो यह पूरे गोले का ये केंद्र है, ठीक है। कहीं से भी यदि इसकी हम लोग नाप लेंगे तो वो बिल्कुल ही बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, चारों तरफ की दूरी जो है वो बराबर होगी, ठीक है। तो
इसको हम लोग चलिए नाम देते हैं O, और ये जो पॉइंट है इसको P दे देते हैं नाम, इसको ये P दे देते हैं। ओके, ये O जो है ये बिंदु कहलाएगा कौन सा चीज़ मालूम है? इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। अब आप सोचेंगे कि इसको वक्रता केंद्र क्यों बोले? O जो है उसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। आप सोचेंगे क्यों? वक्रता मतलब ये जो टेढ़ापन है, ये जो गोलीय चीज़ है ना, इसका ये केंद्र है। माने टेढ़ापन, वक्रता माने टेढ़ापन, टेढ़ापन जो है उसका ये केंद्र है, वो ये गोला हो चाहे ये हिस्सा हो, ठीक है। इसलिए ओ को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसी तरह ओ से पी का जो डिस्टेंस है, ये पी बोले तो समझ जाएं कि ये पी जो है, पी वो पोल है। पोल मीन्स ध्रुव। मतलब ये हो गया ये जो दर्पण का है, दर्पण का ये बीच का पॉइंट है। ये दर्पण का तो ये केंद्र बिंदु था, इसलिए हो गया वक्रता केंद्र। लेकिन ये पोल ध्रुव हो गया, ये दर्पण का यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ ठीक बीच में ये यहाँ पे होता है P, ठीक है, ध्रुव। अब है OP क्या है? एक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ दूरी है। तो ये दूरी और ये दूरी वो फिक्स होती है, उसको हम लोग बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। अब त्रिज्या मतलब जैसे ये मान लें एक वृत्त है। ओके, एक वृत्त में एक केंद्र होता है और केंद्र से परिधि, ये सर्कमफेरेंस है ना, ये परिधि है। तो परिधि और केंद्र, वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्योंकि यहाँ हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़ रहे हैं एक गोला के बारे में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये हो गया। इसी तरह OP। अब OP जो है, आप अक्ष के बारे में सुनेंगे, ठीक है। जो निर्देशांक ज्यामिति होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आप सीखेंगे। यहाँ पे जो है x और y, ये आपका y, ये x, इधर माइनस वाला, इधर माइनस वाला। तो यहाँ पे x और y का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मेन एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ और एक बात, ये जो मैंने O लिखा, इसको यदि C बोले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि C सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे से याद रहेगा, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र जहाँ भी रहे C, समझ जाएं कि वो वक्रता केंद्र है। ओके, अब आगे देखते हैं। और C और P के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग दिखाते हैं R से। स्मॉल r लिखें या फिर बड़ा R लिखें, ठीक है। चलिए, बड़ा R हमने लिखा और छोटी r को हटा दिया, तो ये बड़ा R हो गया वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये R बराबर वक्रता त्रिज्या और C बराबर, अब ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है बच्चों। अब एक दो पॉइंट और इसमें है कि अब जब प्रकाश की किरणें, वो तो सरल रेखा में गमन करती है, चलती हैं, एकदम सीधी आती हैं। तो जो मान लीजिए यह दर्पण में प्रकाश की किरणें इधर से आएंगी, ठीक है। तो जो भी प्रकाश किरणें आएंगी, ये इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो वक्रता त्रिज्या, हाँ वक्रता त्रिज्या, और उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा और इधर आगे, तो वो अक्ष बन जाएगा। ओके, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ही है। जो भी प्रकाश किरणें आएंगी इसके समांतर ही आएंगे, ठीक है। जो भी आएंगे, ये इस पर भी आए तो भी समांतर ही आएंगे। ये देखिए, एक दूसरे के सब समांतर है, कोई टेढ़ा मेढ़ा है क्या? नहीं, ठीक है। मतलब इसके समांतर, ये जिस तरह सीधा है उसी तरह सब ऐसे ही आएगा इस पर लाइट। तो जो भी प्रकाश किरणें होती हैं वो ये मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, ठीक है।
इसका मतलब यह नहीं कि सारी किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर ही आएंगे। इसमें प्रकाश इस जगह रहे तो लाइट ऐसे भी आ सकता है, तिरछा भी आ सकता है ना, तो लाइट तिरछा भी आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे ये बात कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो सरल सीधी ही आएंगी, लेकिन वो इधर तिरछे भी आ सकती हैं। ठीक है, अब देखें अगली चीज़। चलिए मैं एक दर्पण बनाता हूँ, गोलीय दर्पण बना दिया। ठीक है, ये हमने कल्पना कर लिया कि ये मुख्य अक्ष है, यहाँ दे दिया P, यहाँ पे इसका है C। जब अनंत से आती है प्रकाश किरणें, बहुत दूर से प्रकाश, जैसे सूरज से आती है धरती पर प्रकाश किरणें, है ना, तो क्या मानेंगे कि मुख्य अक्ष के सब समांतर ही आएगा। हाँ, इधर अगल बगल कोई यहाँ पे रहे वस्तु तो फिर तिरछी आड़ी वो सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब अनंत से आएगी बहुत दूर से तो कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो बहुत दूर में जो वस्तुएं हैं या फिर प्रकाश स्रोत है तो उसको आ रही है तो उसको डॉट डॉट से दिखाते हैं, ऐसे कि बहुत दूर में है प्रकाश, ये कोई वस्तु, ठीक है, उससे लाइट आती है तो उसको डॉट डॉट से दिखा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखें बच्चों यहाँ पे ये जो दर्पण है वो कितना लंबा है, ये कैसे पता चलेगा मालूम है? ये पता चलेगा, ये देखिए यहाँ से हम इसको मिला दें और यहाँ से हम इसको मिला दें, ये अंतिम छोर को, ठीक है, अंतिम छोर को, इसको मान लें A, इसको मान लें B, तो APB ये जो है कितना बड़ा होगा। यदि ये जो एंगल है, एंगल ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर। ये जो यहाँ अभी बन रहा है एंगल ACB, इसका नाम है एपर्चर। एपर्चर मतलब द्वारक। और इसको यदि यहाँ पे ये एंगल है इसलिए इसको बोलेंगे द्वारक कोण। यदि कोई सवाल पूछे कि गोलीय दर्पण की लंबाई किस पर डिपेंड करती है, तो बोलेंगे कि द्वारक कोण पर। यदि द्वारक कोण का मान ज़्यादा है इसका मतलब कि गोलीय दर्पण की लंबाई ज़्यादा है। यदि द्वारक कोण का वैल्यू कम होगा मतलब ये जो गोलीय दर्पण है उसकी लंबाई भी कम होगी, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो द्वारक कोण भी आप समझ रहे हैं ना, द्वारक कोण से पता चलता है कि दर्पण की लंबाई कितनी है। ठीक है, अब फिर इसको और एक देखें चित्र, ये आपका हो गया P, ये आपका हो गया C, इसको A दे दिया नाम, इसको B दे दिया। ठीक है, दूर में कोई वस्तु है, चलिए वहाँ से अब लाइट आएगा तो एकदम जाहिर है कि एकदम सरल रेखा में आएगा। ओके, सरल रेखा में आएगा। तो इस अगली कक्षा में हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लगभग आधे घंटे का हो चुका है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और समांतर आने के बाद ये यहाँ टकरा गए और टकरा करके ऐसे क्रॉस कर गई। ठीक है, ऐसे ही क्रॉस कर जाती है, इस तरह मुड़ जाती है, मतलब अंदर की ओर मुड़ती है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, अवतल और उत्तल दर्पण की क्या प्रकृति है, उसमें किस तरह के चित्र बनते हैं, इमेजेस बनते हैं, वो सब हम लोग सब सीखेंगे। लेकिन आज के लिए अभी हम लोग यहीं बस 1-2 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह क्या होता है, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष, जब प्रकाश की किरणें टकराई, आपतित हुए और यहाँ से परावर्तन होकर के चली गई इधर, किधर, मुख्य अक्ष को जहाँ पर काटा, इस जगह पर काटा, तो इसको हम लोग बोलेंगे बड़ा F, मतलब फोकस बिंदु। बड़ा F का मतलब होता है फोकस बिंदु। ठीक है, फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु से ले करके ध्रुवों के बीच की दूरी, ये ध्रुव है और फोकस, इन दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं छोटा f। छोटा f मतलब हो गया फोकस दूरी, ध्यान देंगे। ठीक है, फोकस बिंदु, ये जो फोकस बिंदु है और ध्रुव, इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा के अगले वीडियो में नए प्रकरण के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।